नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। आज की कथा है उड़ती के पीछे भागना। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोमिलक ने कहा था कि एक बैल और गीदड़ की कहानी सुनाने को। तो एक स्थान पर तीक्ष्ण विशाल नाम का बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण किसान ने उसे छुट्टा छोड़ दिया था, तो अपने साथी बैलों से भी वो छूटकर जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह बेरोक टोक घूमता था। जंगल में एक प्रलोभक नाम का गीदड़ भी था। एक दिन वो अपनी पत्नी समेत नदी के किनारे बैठा था कि वो बैल वहीं पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को तो देखो, न जाने किस दिन जमीन पर गिर जाए। तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जब ये जमीन पर गिरे तो ले आना। गीदड़ ने कहा, प्रिय, न जाने ये लोथ गिरे या न गिरे, मैं कब तक इसका पीछा करूंगा। इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उन्हें ही मारकर हम अपना भोजन कर लेंगे। तुझे यहाँ अकेली छोड़कर जाऊंगा तो शायद कोई दूसरा गीदड़ ही इस घर को अपना ले। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ी बोली, मैं नहीं जानती तू इतना कायर और आलसी है। तुझ में तो इतना भी उत्साह नहीं है। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वो थोड़े से धन को भी गंवा बैठता है। इसके अतिरिक्त मैं अब चूहे के मांस से ऊब गई हूँ। बैल के ये मांसपिंड अब गिरने ही वाले दिखाई देते हैं, अब इसलिए इसका पीछा करना चाहिए। मुझे तो यही खाना है। अब गीदड़ी के आग्रह पर गीदड़ को बैल के पीछे जाना पड़ा। सच तो यह कि पुरुष तभी तक प्रभु होता है जब तक उस पर स्त्री का अंकुश नहीं लगता। स्त्री का हठ पुरुष से सब कुछ करवा देता है। अब तब से गीदड़ गीदड़ी दोनों बैल के पीछे घूमने लगे। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, लेकिन वो मांसपिंड अब गिरा तब गिरा, लगते हुए भी गिरता नहीं था। 10-15 साल इसी तरह बैल का पीछा करने के बाद एक दिन गीदड़ ने कहा, प्रिय, ना मालूम ये गिरे भी या ना गिरे, इसलिए अब इसकी आशा छोड़कर अपनी राह लो। अब कहानी सुनने के बाद पौरुष ने कहा, यदि यही बात है तो धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो फिर वर्धमानपुर चला जा। अब वो कहानी जो है, कहानी के बीच में ये एक कथा जो सोमिलक ने शुरू कर दी थी, वो कहानी अब फिर शुरू हो गई। तो वो जो जुलाहा था उसको जब ये कथा सुनने को मिली पौरुष की, तो उसने कहा कि यदि तेरी धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो फिर वर्धमानपुर चला जा। वहां 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभोक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो तुझे उपभोक्त धन दे दूंगा। अब ये कहकर देवता लुप्त हो गए। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंच गया। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वो गुप्त धन के घर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी, वहीं खाकर उसको सो गया। स्वप्न में उसे फिर वही दोनों देव दिखे। बातें कर रहे थे। कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी नहीं दी। पौरुष ने उत्तर दिया, इसमें मेरा दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। अब सोमिलक अगले दिन सुबह उपभोक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के लिए शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना कि वही दोनों देव बात कर रहे हैं। एक कह रहा, हे पौरुष, इस सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत सा धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। तो दूसरे ने कहा, हे भाग्य,
सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। तो सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। अब ये देखकर सोमिलक ने विचार किया कि ये संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए, सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वो धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। अब मंथरक ने ये सब कहानियां वो तो हिरण्यक से सुना ही रहा था। तो हिरण्यक से कहा, इस कारण तुझे भी धन विषयक चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा जमीन में गड़ा हुआ खजाना चला गया तो जाने दे। भोग के बिना उसके लिए तेरे उपयोग का मतलब ही क्या है? उपार्जित धन का सबसे अच्छा संरक्षण यही है कि उसका दान कर दिया जाए। शहद की मक्खियाँ इतना मधु संचय करती हैं किंतु उपभोग नहीं करती, तो संचय करने का लाभ क्या? तो मंथरक कछुआ, लघुपतनक कौआ और हिरण्यक चूहा वहाँ बैठे यही बातें कर रहे थे। अभी देखिए कि 3 कैरेक्टर्स हैं, मंथरक कछुआ, लघुपतनक कौआ, हिरण्यक चूहा, और वो सब जो है आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं और कथा के बहाने जो है ये शिक्षाएं आपके सामने रखी गई हैं। जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे चित्रांग नाम का एक हिरण दौड़ता हाँफता आ गया। एक व्याघ्र यानी शिकारी पीछा कर रहा था, तो उसे आता देखकर कौआ उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया और मंथरक तालाब के पानी में छुप गया। कौए ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद मंथरक से कहा, मित्र मंथरक, ये तो हिरण के आने की आवाज़ है। एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है, उसी का शब्द है, ये मनुष्य का नहीं है। तो मंथरक बोला, ये हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसलिए ये प्यासा नहीं बल्कि शिकारी के डर से भागा हुआ है। देख तो सही, इसके पीछे जो शिकारी आ रहा है। दोनों की बातें सुनकर चित्रांग हिरण बोला कि मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं शिकारी के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से पहुंच पाया हूँ, मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी शरण में कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे शिकारी ना पहुँच सके। तो मंथरक ने हिरण को घने जंगलों में भागने की सलाह दी, किंतु लघुपतनक ने ऊपर से देखकर बताया कि शिकारी दूसरे दिशा में चले गए, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है। इसके बाद चारों मित्र तालाब के किनारे वृक्षों की छाया में बैठकर वो बातें करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब कछुआ, कौआ और चूहा बातें कर रहे थे, शाम हो गई। बहुत देर बाद भी हिरण नहीं आया, तो तीनों को संदेह होने लगा कि कहीं वो शिकारी के जाल में तो उलझ नहीं गया, या अथवा शेर बाघ ने हमला कर दिया, खा गए हों उसको। तो घर में बैठे स्वजन जैसे अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। तो मंथरक कछुए ने लघुपतनक कौए को जंगल में जाकर हिरण को खोजने की सलाह दी। लघुपतनक ने कुछ ही दूर जाकर देखा कि वहाँ पे चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। लघुपतनक उसके पास आ गया। उसने चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन करना बड़ा सुखद होता है। मेरे अपराध क्षमा कर देना। अब लघुपतनक ने धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुलाकर लाता हूँ, वो तुम्हारा जाल काट देगा। कहकर हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक के अभी जाल काटने की विधि सोच ही रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, क्या कोई शिकारी आ रहा है? नहीं, शिकारी तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर ही चला आ रहा है। तो हिरण्यक बोला, तब तो बड़ी खुशी की बात होती है, दुखी क्यों होता है? दुखी इसलिए होता हूँ कि शिकारी के चले जाने के बाद मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे लगाकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन ये मंथरक कैसे अपनी जान बचाएगा? अब देखिए, एक दूसरे की चिंता सभी को हो रही है। तो
हिरण्यक ने मंत्रक से कहा, मित्र तुमने यहाँ पर आकर अच्छा नहीं किया, आप भी वापस चले जाओ, कहीं शिकारी ना आ जाए। तो मंत्रक बोलता है, मित्र मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहाँ पे नहीं रह सका, सोचा आपत्ति में हाथ बटाऊंगा तभी चला आया। बातें हो ही रही थी, तभी उन्होंने शिकारी को आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी इधर उधर घूम फिर कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघु पतनक जो है वृक्ष पर उड़ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। शिकारी अपने जाल में किसी को ना पाकर दुखी हुआ। अब वहाँ से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि जो है मंत्रक कछुए पर पड़ गई। उसने सोचा आज हिरण तो हाथ आया नहीं, कछुए को ही ले चलता हूँ, कछुए को ही आज भोजन बना लूँगा, उसी से पेट भरूंगा। सोचकर कछुए को कंधे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाते देखकर हिरण्यक और लघु पतनक को बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र मंत्रक को प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंत्रक को उसके कंधे पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंत्रक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौए ने तब एक उपाय सोच लिया। चित्रांग व्याग के मार्ग में तालाब के किनारे लेट जाए, मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा तो शिकारी समझेगा कि हिरण मर गया है, और वो मंत्रक को जमीन पर रखकर इसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरण्यक जल्दी जल्दी मंत्रक के बंधन काट दे, मंत्रक तालाब में घुस जाए और चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाए। मैं उड़कर वृक्ष पे चला जाऊंगा, सभी बच जाएंगे, मंत्रक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मरे समान लेट गया। कौआ उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। तो व्याग ने समझा कि हिरण जाल से छूटकर दौड़ता दौड़ता यहाँ मर गया है, तो उसे लेने के लिए वो जाल में बंधा हुआ जो कछुआ था उसको जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा। हिरण्यक ने अपने वज्र समेत तीखे दांतों से जाल के बंधन काट दिए। मंत्रक पानी में घुस गया। चित्रांग भी दौड़ गया। व्याग ने चित्रांग को हाथ से निकलते जाते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। वापस आकर जब उसने देखा कि कछुआ भी जाल से भाग गया है, तब उसके दुख की सीमाएं नहीं रही। वहीं एक शिला पर बैठकर विलाप करने लगा। तो दूसरी ओर चारों मित्र लघु पतनक, मंथरक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याघ्र से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है। मित्र संग्रह करना जीवन की सफलता में बड़ा सहायक है। विवेकी व्यक्ति को सदा मित्र प्राप्ति में यत्नशील रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। ये अध्याय भी, द्वितीय अध्याय पंचतंत्र का समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और इन छोटी छोटी कथाओं को अपने बच्चों को, अपने पोता पोती, नाते नातनियों को अवश्य सुनाएं और अपने लोगों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। फिर मिलता हूँ पंचतंत्र की कथाओं की अगले अध्याय की कहानियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।